आज के इस लेसन में हम सॉल्यूशन देखेंगे। मॉडल पेपर जो कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है आखन एग्जामिनेशन बोर्ड का। उसका पेपर 1 है, उसकी 50 एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैं आपके सामने शो करूंगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारा पहला क्वेश्चन है द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट दैट द एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस ग्रुप से इसका ताल्लुक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इसका लास्ट जो सबशेल है वो कौन सा है। अगर आप लास्ट सबशेल देखते हैं वो पी है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा एन पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसी रिस्पेक्ट से एन एस, मतलब एन जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इस वक्त ये जो एन है वो 6 है। तो हम काउंट करेंगे कि 6 पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो कि 2 नजर आ रहे हैं। और 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है हमारा 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो फिर हम अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 4। अच्छा, अब पुराने हमारा जो मेथड है ग्रुपिंग का, उसमें हम ए या बी लगाते हैं, क्योंकि डी पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ग्रुप ए से ताल्लुक है, तो इसका 4A, या इसको रोमन में अगर हम लिखें तो 4A। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इन द ग्रुप 7 है द पीरियोडिक टेबल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ, तो टॉप टू बॉटम की अगर बात हो रही है और ग्रुप 7 की बात हो रही है, तो पहले हमें पता होना चाहिए ग्रुप 7 के कौन से एलिमेंट हैं। ग्रुप 7 के हमारे एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, उसके बाद हमारा होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टाटीन। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक किससे है, ग्रुप 7 से है। ठीक है, तो ये हमारे ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पे ये गैस होते हैं। ब्रोमीन जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और आयोडीन जो है, और ये उसके नीचे के जो एलिमेंट है वो सॉलिड होता है। उसका रीजन क्या होता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है। उसकी वजह से जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रांग इनफ हो जाती हैं कि वो जो इसकी बॉन्डिंग है, वंडरवॉल फोर्सेस की बॉन्डिंग की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है ग्रुप 7 का, वो इंक्रीज होना है। तो अगर मैं इस रिस्पेक्ट से ऑप्शंस को देखूं, सिर्फ ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में इंक्रीज हो रहा है। तो फर्दर अगर हम देखते हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, तो ये बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा होता है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया जा रहा है कि द बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम द अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A ड्यू टू इट्स। अच्छा, पहले हम बेरिलियम की बात कर लेते हैं। बेरिलियम हमारा जो ग्रुप 2 से जिसका ताल्लुक है, ये ग्रुप 2 का टॉप मोस्ट एलिमेंट है। इसका साइज सबसे स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल एटॉमिक रेडियस होता है इसका। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज हाई होती हैं, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होने की वजह से। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन इन प्रॉपर्टी इस यानी कि इसकी इस प्रॉपर्टी से फिट बैठता है। ऑप्शन ए है द कैरेक्टरिस्टिक विद लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये ब्रीलियम के बारे में मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इसका यानी कि बहुत हार्ड इसके अंदर जो है मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लार्ज एटॉमिक साइज। अभी हमने बात की कि एटॉमिक साइज छोटा होगा, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो ऑप्शन सी हमारा अकॉर्डिंग टू जो भी इंफॉर्मेशन है विलियम्स से बिल्कुल मैच करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज। अच्छा, कार्बन की अगर हम बात करें और मोस्ट कंपाउंड जो कॉमनली हमें याद है वो है CO2। CO2 में कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन की वजह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कार्बन की +4 है। और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखें तो इसके लास्ट वैलेंस शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि और कार्बन हाइब्रिडाइज करके भी
नॉर्मली 4 ऑक्सीजन स्टेट ही शो करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एलिमेंट इंडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3A एंड पीरियड 5 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द गिवन एलिमेंट इज। अच्छा, अब हमारे पास हमने क्या करना है, इस ग्रुप की मतलब इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करनी है, जिसकी जो इंफॉर्मेशन इसने हमें बताई है कि उसका ताल्लुक ग्रुप 3 से ए से है और पीरियड 5 से। तो हम पीरियड 5 से क्या हेल्प लेते हैं, पीरियड 5 हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। तो अगर आप गौर से देखें, ऑप्शन ए एंड बी में मैक्सिमम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, तो ये दोनों तो वैसे ही हम हमारे गलत हो जाएंगे। अगर हम ऑप्शन सी और डी में देखें, तो हमारा ऑप्शन सी में भी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 आ रहा है और डी में भी। तो अब इन दोनों में से हम चेक करेंगे। अब हमने चेक करना है ग्रुप 3A। ग्रुप 3A का मतलब ये है कि अब जैसे अगर हम देखें तो दोनों ही पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो 5P में और 5S में अगर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो वो हमारा ग्रुप 3 से ताल्लुक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, पी में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एस में दो है, तो 2 + 1 3 हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इथाइलिन डायमाइन इज अ लिगेंड दैट comprises of X donor atom having Y electron for bonding। अच्छा, द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द गिवन लिगेंड इज। अच्छा, अब हमें ये इथाइलिन डायमाइन को का लिगेंड ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम इसकी ये इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। इथाइलिन डायमाइन में 2 कार्बन है और 2 अमाइनो ग्रुप हैं। एक हम और इसका शेप कुछ इस तरह से होती है, इसमें 2 CH2 हैं और उनके टर्मिनल्स पे ये 2 अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर आप ये देखें, ये दोनों अमाइनो ग्रुप कंपोज हैं नाइट्रोजन के, और हर नाइट्रोजन एक लॉन पेयर डोनेट कर सकती है। तो इसमें 2 डोनर एटम है, मतलब जो डोनर एटम एक्स की वैल्यू 2 होगी और एक डोनर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और दो जो है मिलके 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारी हो गई 2 और वाई की वैल्यू हो गई 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द गिवन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विद आयरन सल्फेट। ये हमारी एक बैलेंस इक्वेशन है। द एलिमेंट विच इज रिड्यूस इन द गिवन रिएक्शन इज। अच्छा, अगर हमें यहाँ पर ये बात क्लियर हो कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है कि वो जैसे FeSO4 है, जिससे भी रिएक्ट करता है उसकी वो ऑक्सीडेशन करता है। खुद की उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन भी है कि वो दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है लेकिन खुद की उसकी रिडक्शन होती है। तो इसमें जो मेन ट्रांजिशन एलिमेंट है मैग्नीज, ये रिड्यूस होता है बेसिकली। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द आयन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है कि इसका ताल्लुक डी ब्लॉक एलिमेंट से होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन ए और बी में एस से पहले पी है, तो इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। और दूसरी बात, डी ब्लॉक एलिमेंट के तमाम एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं और वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेकिन मैं इसको पूरा प्रॉपर चेक करूंगा। तो कैसे, देखिए ये लिखा हुआ है X2+, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन वो S से ही लूज होते हैं। तो ये जब लूज किए बगैर इस वक्त इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। तो अगर आप चेक करें तो इसके वैलेंस शेल में 4s2 और 3d1, अगर आप गौर से देखें तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में हमारे पास जो है वो 3D और जो है वो 4s ही आता है। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन फील्ड हुए वो होते हैं वो S फील्ड होता है, और डी हमारा इनकम्प्लीटली फील्ड होता है नॉर्मली। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन डिजोल्व इन वाटर विच सॉल्ट विल फॉर्म कलर्ड सॉल्यूशन। तो कलर्ड सॉल्यूशन जो हमारे हैं वो डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट ही करते हैं। तो हम इन तीनों चारों सॉल्ट में से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्ट जो है वो
ट्रांजिशन मेटल का है। के आई में के हमारा ग्रुप 1 से है इसका ताल्लुक। NaBr में Na भी ग्रुप 1 से ताल्लुक है। CO कोबाल्ट हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर हम ऑप्शन डी को देखें, वो भी मैग्नीशियम है जो कि ग्रुप 2 से ताल्लुक है, तो ये भी कलर नहीं बनाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन HCCONH2। इसमें जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड NH2 है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी बनता है, इसको हम अमाइड ग्रुप कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है द कायरल सेंटर इज एब्सेंट। अच्छा, कायरल सेंटर किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ये जो कार्बन है इसके साथ ये एक हाइड्रोजन है लेकिन 2 OH ग्रुप हैं, और एक हमारा C6H5 है। अगर मैं इसको जरा एक्सपेंड करके ड्रॉ करूं तो इसकी कुछ शेप ऐसे बनेगी, एक H हो जाएगा, 2 इसके साथ OH लग जाएंगे, और एक हमारा C6H5 लग जाएगा। तो यही हमारा मतलब ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने ऐसा कायरल सेंटर ढूंढना है कि जिसमें कायरल सेंटर हो ही नहीं, सॉरी। तो क्योंकि इसमें 2 OH सेम ग्रुप लगे हुए, तो ये कायरल नहीं होगा। बाकी यकीनन सारे कायरल होंगे, हम इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द कंपाउंड्स विच विथ कार्बोसाइक्लिक नेचर। कार्बोसाइक्लिक का मतलब यह है कि पूरे साइकिल में सारे एटम कार्बन होने चाहिए। अगर हम ये देखें, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता हो कि हर कॉर्नर बेसिकली कार्बन होता है, एवरी, और इसमें भी हर कॉर्नर कार्बन है, तो ऑप्शन यानी कि ये भी कार्बोसाइक्लिक है, ये भी कार्बोसाइक्लिक है। लेकिन ये थर्ड वाला है, इसमें ये एक हेट्रो एटम आने की वजह से ये कार्बोसाइक्लिक नहीं है। तो 1 और 2 मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद द नाइट्रिक एसिड द रिएक्शन जनरेट्स। डायरेक्टली अगर हमें याद हो तो NO2 है, लेकिन मैं इसका रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। इसमें होता ये है H2SO4 रिएक्ट करता है HNO3 से। यहाँ पर ये बिहेव करता है एज अ एसिड, और ये बिहेव करता है एज अ बेस। आपको पता है एसिड क्या रिलीज करता है? H+ आयन। तो जब इसमें से H+ आयन निकल जाएगा, ये बच जाएगा HSO4-। और ये बेस जो है ये अपने अंदर से OH नेगेटिव माइनस करेगा। तो अगर हम HNO3 में से OH नेगेटिव को माइनस करें तो बचता है NO2+। और यहाँ से H+ निकला और यहाँ से OH निकला, ये दोनों मिलके क्या बना? H2O। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन होता है। तो हमारा मेन जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2+ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 द नेम ऑफ द गिवन एरोमेटिक कंपाउंड इज। अगर आप देखें, ये बेंजीन रिंग है और ये कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइड है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो इसका IPC नेम है वो है बेंज एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग। अच्छा, अगर हम टर्मिनल अल्काइंस की बात करें, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो ये कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज होती है, और H जिस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है वो S होता है। तो sp-s ओवरलैपिंग होती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा? हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैं इसका रिएक्शन बताया था वो कैसे। ये बेंजीन रिंग है हमारा, और ये हमारा है CH3C डबल बॉन्ड OCl। अच्छा, AlCl3 इस क्लोरीन को अपने साथ अटैच करता है, तो रिमेनिंग पार्ट जाके बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है द पॉजिटिव एजेंट, मतलब ऐसा एजेंट जो एक चीज को फैलाने का जरिया बने, स्प्रेड करने का, ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक इज। तो ये भी एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन सी मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ही रिड्यूसिंग स्मोक को बनाने, उसके फैलाने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है ड्यूरिंग वाटर प्यूरिफिकेशन कोंगुलेशन हेल्प टू रूबिन। अच्छा, अब कोंगुलेशन में होता क्या है कि कुछ केमिकल, सुटेबल केमिकल हम ऐड करते हैं,
इसमें जो सेडिमेंट्स है वो ज्वाइन होकर लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस फास्ट हो सके। तो बेसिकली हमें लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड को आसानी से रिमूव करने में हेल्प मिलती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्बन स्मोक रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ peroxyacetyl nitrate which has damage to the plant life, रबर टायर्स, किडनी टिश्यू, द नर्वस सिस्टम। मोस्टली ये सबसे ज्यादा प्लांट लाइफ को डैमेज करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS इज अ पैरामीटर विच इंडिकेट्स। बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो भी डिजॉल्व पार्टिकल्स है उनकी क्वांटिटी बताए। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऑप्शन ए में कि लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन वाटर। ये तो पीएच मीटर का काम है, ये नहीं होगा। अमाउंट ऑफ मिनरल कंटेंट, हाँ, क्योंकि मिनरल पार्टिकल्स की उस कैटेगरी में आते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ये नहीं होगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद है, व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड इज फोर्स्ड टू अंडरगो डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन द मेजर रिजल्टिंग प्रोडक्ट। टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड की हम शेप बनाए, टर्शियरी ब्यूटाइल इसको कहते हैं, ये है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल। 3 डिग्री कार्बन है और 4 कार्बन है, और ये आयोडाइड है। अच्छा, इसमें से क्या निकालना है, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, मतलब एक साइड से हमें एक H निकालना है एक तरफ से। तो जब एक इस कार्बन से आयोडीन जाएगा तो होगा क्या रिजल्टेंटली, मतलब मैं यहाँ से ये आयोडीन निकाल दूं और यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, तो ये दोनों कार्बन बेसिकली डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इसका आईपीसी नेम लूं तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3। सेकंड नंबर पे हमारा लगा हुआ है मिथाइल, और हमारा ये डबल बॉन्ड इन में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया प्रोपीन। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम। अच्छा, ये अमाइन है, अमाइन के साथ 2 मिथाइल लगे हैं, तो ये हो गया डाई मिथाइल और अमाइनो, और टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में प्रोपेन है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट इज। अच्छा, ऑप्शन ए में हमें C6H5 का डायजोनियम सॉल्ट दिखाया गया है, मतलब बेंजीन रिंग का जो हमारा डायजोनियम सॉल्ट है, इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन में हमारा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और सी ऑप्शन में बेंजीन रिंग के बाद एक कार्बन चेन है, और फिर उसके बाद हमारा ये है, मतलब अगर मैं इसको सी को भी ड्रॉ कर लूं तो सी में कुछ ऐसा केस बनेगा, यहाँ CH2 आएगा, फिर इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। और डी ऑप्शन में हमारे पास एक प्रोपाइल ग्रुप है, मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की एक चेन है, और उसके बाद हमारा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सबसे स्टेबल हमारा जो डायazonium सॉल्ट होगा वो ऑप्शन ए है। यानी कि जब हमारा ये नाइट्रोजन एटम N ट्रिपल डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है, क्योंकि हमारा जो एरोमेटिक रिंग है, ड्यू टू डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, इस पे पार्शली एक किस्म का नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज इस डायazonium सॉल्ट के पॉजिटिव चार्ज को बहुत आसानी से न्यूट्रलाइज करके इसको स्टेबल बना देता है। तो एरोमेटिक के जितने भी डायazonium सॉल्ट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is summarized in the form of its rate equation as follows। यहाँ हमें रेट इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही है, जिसमें ये K रेट कांस्टेंट है, ये RX अल्काइल हैलाइड है, OH जो हम न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो अगर हम रेट इक्वेशन में देखें तो इसमें क्योंकि हमारा अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल और एक न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल शो किया गया है, तो इस रेट इक्वेशन के हिसाब से ये हमारा SN2 रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है। तो हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमने फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है।
अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, OH अटैक R प्लस इन द फाइनल स्टेप। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमारे पास SN1 में दो स्टेप्स होते हैं। उनमें पहले स्टेप में हमारा कार्बन कैटाइन बनता है, फिर OH अटैक करता है सेकंड फाइनल स्टेप में। तो हम तो ऑलरेडी ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये SN2 है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन ए ही हमें करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हमने फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। खैर, हम बाकी के ऑप्शन भी चेक करते हैं। द ओवरऑल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, ये बात करेक्ट है, हमें फॉल्स ढूंढनी है। द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज बाय मॉलिक्यूलर, बिल्कुल दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये बात भी यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें फॉल्स ढूंढना है। OH अटैक RX बिफोर RX बॉन्ड इज ब्रोकन, बिल्कुल सही। SN2 में हमारा एक ही स्टेप होता है, उसमें बैक साइड से OH अटैक करता है, जब मतलब अभी RX का बॉन्ड टूटता भी नहीं है और पहले अटैक करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे SN2 के रिस्पेक्ट से करेक्ट है, लेकिन चूंकि हमने फॉल्स सिलेक्ट करना था, तो ऑप्शन ए हमारा सही था। नेक्स्ट है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर decomposed into carbonates and bicarbonates the gas that evolves। अच्छा, जब भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डिकम्पोज करते हैं, तो हमारी एक ही गैस जो बेसिकली बनती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसके जितने भी हमारे कन्वर्जन की रिएक्शन में ऐसे ही होता है। सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 है, द कंपाउंड दैट यील्ड इथेनोइक एसिड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी हाइड्रोलिसिस से हमें इथेनॉइक एसिड मिले। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें तो देगा मीथेन। अच्छा, उसके बाद बी ऑप्शन में ये हमारा है नाइट्राइल। नाइट्राइल की अगर हम HCl से की मदद से हाइड्रोलाइसिस करें, तो डायरेक्टली तो नहीं कहना चाहिए, पहले मतलब ये अमाइड में चेंज होता है, फिर ये कार्बोक्सिलिक सॉरी फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि नाइट्राइल की जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। बाकी सी ऑप्शन में अल्कोहल दिया हुआ है, ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज नहीं होगा। और अगर हम डी ऑप्शन को देखें, इसकी हाइड्रोलिसिस में तो हमारा डबल बॉन्ड टूट के एक तरफ H लग जाएगा और एक तरफ OH लग जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट स्टेबल इन लीस्ट सॉल्युबल सॉरी। अच्छा, मतलब हमने ये देखना है कि वो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि सारे ऑप्शन में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं, कि जो सबसे कम सॉल्युबल है। अगर आप और से देखें, जो डी ऑप्शन है, इसमें टोटल 5 या बल्कि 6, अगर मैं इसको भी इंक्लूड करूँ, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन में सबसे ज्यादा ऑप्शन डी में है। और जब भी हाइड्रोकार्बन चेन का नंबर इंक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में कम हो जाती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 है, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट रिप्रेजेंट द डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको याद हो, डाइमर का मतलब है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हमने ढूंढने हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल ये हुआ और एक ये हुआ। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये हमारा मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, क्योंकि CH3COOH होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसको अगर मैं देखूं तो इसमें C डबल बॉन्ड O ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, इसमें C डबल बॉन्ड O है, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है, तो ये तो बॉन्डिंग इस तरह हो नहीं सकती, ये भी गलत है। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, इसको देखें, इसमें हमारा ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक मॉलिक्यूल है, और CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये OH का H दूसरे कार्बोनल कार्बन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है दोनों साइड से, तो इसको हम डाइमर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट एसिटिक्स अमंग द गिवन सब्स्टिट्यूएंट फिनोल इज। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें, ये हमारा पहला ऑप्शन है, ये हमारा फिनोल हो गया। ठीक है, थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, अच्छा सही। इसके साथ है पी नाइट्रो, मतलब यहाँ पर हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम देखें, नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब भी हमारा फिनोल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है,
वो बेसिकली एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो इस रिस्पेक्ट से तो मेरा ऑप्शन ए ही करेक्ट है, लेकिन मैं बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा बी ऑप्शन में इन्होंने फिनोल के साथ NH2 लगाया हुआ है। अमाइनो ग्रुप जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये उल्टा एसिडिटी कम कर देगा, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, क्लोरीन अगर लगा दें मैं इसकी जगह पर, इसको हटा के यहाँ पर अगर मैं यहाँ क्लोरीन लगा देता हूँ, तो क्लोरीन भी हमारा ड्यू टू लॉन पेयर होने की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, मेथऑक्सीफिनोल की बात कर लेते हैं। मेथऑक्सी में हमारे पास जो आता है वो हम क्या करते हैं, इसको हटाकर OCH3 लगा देते हैं, तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक किस्म का लग गया है, तो ये भी एसिडिटी को उल्टा कम कर देगा। तो ये तो तीनों हमारे एसिडिटी को कम करने से ऑप्शन नहीं हमारा करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लुकास टेस्ट? ऑप्शन ए, द टेस्ट डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, बिल्कुल गलत, ये तो अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है। द टेस्ट रिजल्ट कंफर्म दैट 1 डिग्री कार्बन कैटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंड एंड थर्ड, ये भी गलत है। अभी हमने इन्हें बताया कि ये हमारा, अगर हमें पता हो, ये हमारा अल्कोहल फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री टाइप के अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है। सी ऑप्शन है, द टेस्ट reagents is a saturated solution of anhydrous zinc chloride in the concentrated HCl। हाँ, यही इसके रिएजेंट होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी लुकास टेस्ट से ही है। इन लुकास टेस्ट द अल्कोहल दैट फॉर्म्स एन ऑयली लेयर अपॉन हीटिंग। अच्छा, ये कौन सा अल्कोहल होता है जिसको हमें हीट करना पड़ता है, होता है वो होता है प्राइमरी अल्कोहल, और ये हमारा ऑप्शन सी में प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है, क्योंकि जो अल्फा कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा। यही अल्कोहल को अगर हमें ऑयली लेयर बनानी होती है लुकास टेस्ट के लिए, तो हमें हीट करना पड़ता है, अदरवाइज ये ऑयली लेयर नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द टेस्ट दैट डिस्टिंग्विश फिनोल्स फ्रॉम अल्कोहल। तो फर्स्ट टेस्ट दिया हुआ है ब्यूरेट टेस्ट, लिटमस टेस्ट, टोलन टेस्ट और बायर टेस्ट। अगर हमें याद हो, फिनोल्स जो हैं बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू अल्कोहल, तो ये लिटमस टेस्ट के साथ इजीली हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा, 33 है, द अल्कोहल विच कैन अंडरगो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज टू फॉर्म टू कार्बोनल कंपाउंड इज। अच्छा, अगर आपको याद हो कि जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए जो हमारे जो दो अल्कोहल ग्रुप हैं वो 1,2 पे होने चाहिए, तो ऑप्शन ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही गलत है। हाँ, अगर हम बात करें विसिनल डायोल, विसिनल डायोल इसी को कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे या दो एडजेसेंट कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, उसको विसिनल डायोल कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। फॉर्मेलिन शुड ऑलवेज बी यूज विथ adequate ventilation, preferably under a fume hood because it has a tendency to। अच्छा, अगर आपको पता हो, फॉर्मेलिन बेसिकली एनेस्थेटिक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, और एनेस्थेटिक प्रॉब्लम डायरेक्टली एलर्जिक रिएक्शन से जो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। कॉन्ग्लुएट तो नहीं करेगी क्योंकि ये ब्लड के साथ का इसका रिलेशन है, और डीकलराइज भी नहीं करेगी, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सुटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से जानते हो, तो उसके हवाले से कुछ 3 स्टेटमेंट हम देखेंगे, कौन से 3 में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज एन एल्डोहेक्सोज दैट कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इट कंसिस्ट ऑफ कीटोन, नहीं नहीं नहीं, कीटोन तो फ्रक्टोज में होता है, ग्लूकोज में नहीं होता। इट फॉर्म्स ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट विद बेनेटिक सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, और ये इजीली बेनेटिक सॉल्यूशन से या टॉलन रिएजेंट से ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शन आर। अगर आप गौर से देखें, ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं,
और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो हमारा ईथर है और एक ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड है। अच्छा। अच्छा, ये ईथर हमारा ऑलरेडी, अगर मैं कहूँ आपसे कि ईथर पे अगर हम फोकस करें, ईथर वैसे ही हमारा नॉन रिएक्टिव पार्ट होता है। तो इसका तो अगर हम एसिड बेस रिएक्शन करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बेंजीन रिंग भी, इसके ऊपर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो फर्क पड़ेगा वो हमारा एल्डिहाइड पे पड़ेगा, और यहाँ हम एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस टाइप का एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक वो एल्डिहाइड होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है, और दूसरे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। तो अगर आप गौर से देखें, ये कार्बन है, ये बेंजीन रिंग का कार्बन है। तो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ मतलब ये आपका, ये अल्फा कार्बन होगा। तो इस अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जो कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला है। तो अगर आपको याद हो कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स, वैसे कीटोन्स में ऐसा बहुत कम चांस होता है, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो, जब उनको स्ट्रॉन्ग अल्कली जैसे KOH और या NaOH की मौजूदगी में हीट किया जाता है, तो कैनिजारो रिएक्शन होता है, और उसमें एक मॉलिक्यूल आपके सामने यहाँ ऑलरेडी दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन में हमने ये देखना है कि किसमें एक मॉलिक्यूल और बाकी मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ऑप्शन ए में गौर से देखें, इससे कंपेयर करते हुए देखें, ऑप्शन ए देखें, इसमें ओ मिथाइल और बेंजीन रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, और ये जो ये कंपाउंड है ये हमारा अल्कोहल में चेंज हो गया, और इसका सेकंड पार्ट मतलब सेकंड मॉलिक्यूल उसी के मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में चेंज होगा ऑब्वियसली। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। बाकी इन्होंने ऑप्शन बी में यहाँ OH चेंज कर दिया है जो कि गलत है, और ऑप्शन सी में यहाँ पर इन्होंने भी OH चेंज कर दिया है। ऑप्शन डी में भी यहाँ OH चेंज कर दिया है, बहुत क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इनकरेक्टली पेयर्ड अप विद द IUPAC नेम। ऑप्शन ए में दे रहा है प्रोपेनाइल एल्डिहाइड एंड प्रोपेनल। तो बेसिकली ये दोनों ही तीन कार्बन चेन वाले एल्डिहाइड का नाम है। कॉमन नेम भी सही है और एल्डी और हमारा IP नेम भी सही है, जबकि हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। नेक्स्ट हमारा है डाइफिनाइल कीटोन। डाइफिनाइल ग्रुप कीटोन में दो बेंजीन रिंग के दरमियान में हमारे होती है कीटोन वाली कार्बन, ऐसे बनता है। बेसिकली इस बेंजीन रिंग को फिनाइल कहते हैं। अच्छा, दूसरा एसीटोफिनोन। ओहो, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि एसीटोफिनोन कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। बेंजीन यानी फिनाइल के साथ एक तरफ तो कीटोन के एक तरफ फिनाइल ग्रुप होता है और एक तरफ CH3 होता है। तो ये हमारा होता है, सॉरी ये थ्री सही से नहीं बन रहा, हाँ CH3 होता है। हाँ, तो ये एसिटोफिनोन, तो हम इनकरेक्ट ढूंढ रहे थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और अगर हम सारे ऑप्शंस में देखें, सब ऑप्शन में हमें कीटोन्स नजर आ रहे हैं, तो फिर तो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है। वो ये है कि कीटोन या एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पे तीन हाइड्रोजन हो, वो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें, ये अल्फा कार्बन है और इस पे तीन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बाकी दूसरे भी चेक कर लेते हैं, मतलब ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दो दो हाइड्रोजन है, ये नहीं देंगे। ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन ये अल्फा, ये बेंजीन रिंग है बेसिकली। तो इसका जिस कार्बन के साथ ये अटैच है उस पे, उसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है ना। और ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसमें हमारे दो दो हाइड्रोजन है। इस वजह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 39, अपॉन अप ऑन हाइड्रोलिसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज यील्ड। सक्रोज हमारा शुगर का मॉलिक्यूल होता है जो कि बनता है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज की कंडेंसेशन से। तो जब जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक वन मॉलिक्यूल ईच ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही वापस मिल जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 है, एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 4.6
casein protein will have minimum solubility, maximum solubility, a net positive charge, a net negative charge? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है मिनिमम सॉलिबिलिटी। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही 4.6 pH बनती है तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होने के बजाय एक किस्म का कर्डल बनाने लग जाते हैं और एक दूसरे से ही जुड़ जाते हैं। तो बहुत ही कम, मतलब एक किस्म का सॉलिबिलिटी होती ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ रिएक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप विल गिव राइज टू अमाइड? अच्छा, पेप्टाइड लिंक। अच्छा, अगर आपको याद हो अमाइड लिंक के लिए हमें एक तो चाहिए कार्बोनाइल कार्बन और एक एन चाहिए, एन। तो जहां हम देखेंगे कि कार्बोनाइल कार्बन और एन वाला कोई चीज बन रही है, तो अगर आप ऑप्शन बी में देखें, ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन और ये NH, मतलब ये उस तरह से होगा कि ये वाला हिस्सा कंडेंस होके इसमें से निकल जाए, तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ NH लग जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ सी में देखें, यहाँ कार्बोनाइल कार्बन तो है लेकिन यहाँ पर ये चीज कुछ कंडेंस होती हुई नजर नहीं आती, और यही केस हमारा डी में और ए में भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 है, द गिवन ग्राफ शो द एक्शन ऑफ लैक्टेज एंजाइम ऑन लैक्टोज एट डिफरेंट टेम्परेचर। हमें ये नजर आ रहा है इनिशियली, ये ग्रेजुअली लाइन ऊपर जाते हुए ये बता रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होते होते, मतलब इस टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर ग्रेजुअली ये डिक्रीज हो गया। तो इसका क्या रीज़न होगा? द रिएक्शन रेट फॉल्स आफ्टर 45 बिकॉज। तो अगर आपको याद हो कि एंजाइम जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाते हैं या उनकी एक्टिव साइट ख़त्म हो जाती है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी और सी डी भी देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हैज़ डिक्रीज, ये तो बढ़ रही है उल्टा। रिएक्शन हैज अटेन इक्विलिब्रियम, ऐसा भी नहीं होता क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम, क्योंकि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे रीच हो सकता है? और एंटायर एंजाइम हैज बीन कंज्यूम्ड, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट तो हमारा बढ़ नहीं रहा, तो एंजाइम कंज्यूम नहीं हो सकता है। तो इसी रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हायर हाइड्रोकार्बन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन स्मॉल मॉलिक्यूल इज नोन एज। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस प्रोसेस को बाय डेफिनेशन के हिसाब से क्रैकिंग कहते हैं, कि लार्जर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक होके छोटे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, द गिवन स्ट्रक्चर शो अ पार्ट ऑफ पॉलीक्रायलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल। ये हमारा है एक पॉलीमर दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। अच्छा, अब अगर आपको गौर से देखें, इसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है? तो ये यकीनन हमारा एडिशनल पॉलीमर है। तो इसका अगर आपने एक मोनोमर डिटरमाइन करना है, तो एक रिपीटिंग यूनिट को आप यहाँ से रिमूव करें, मतलब, और उस रिपीटिंग यूनिट को दोबारा ड्रॉ करते हुए उसके दरमियान डबल बॉन्ड बना दें। वो कैसे? ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड कर दूंगा, ऊपर ये एच वैसे ही लगा हुआ है, नीचे यहाँ पर एच, अगर आप ये देखें, और यहाँ एच आएगा, यहाँ CN आएगा, ये एच आएगा और ये CN आएगा, तो ये हमारा मोनोमर होगा। तो इस रिस्पेक्ट से ये मोनोमर हमारा ऑप्शन बी से मैच होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? मतलब हमने फॉल्स स्टेटमेंट, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो बहुत केयरफुल होना चाहिए, हमें फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। द फ्रैक्शनल कॉलम्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ कंडेंसेशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वो लार्ज एरियाज देते हैं कॉलम्स के अंदर, जब भी तो हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। हैवी फ्रैक्शंस आर रेनी विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन लाइट फ्रैक्शन, ये कुछ रॉन्ग है क्योंकि हैवी फ्रैक्शन कैसे लाइट फ्रैक्शन के साथ ऊपर मूव कर सकते हैं? ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। खैर, हम बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। फ्रैक्शंस ऑफ शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन आर कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द कॉलम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जबकि हम फॉल्स को ढूंढ रहे हैं। और फ्रैक्शन ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन आर कलेक्टेड एट द बॉटम, ये भी सही है, जबकि इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट था। Soon after completing his education, Alian joined the chemical industry to start a career. Which of the following precautionary measure that he should
always keep in mind at work, check glassware and equipment fair to each use। ये बिल्कुल सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से है कि आप हमें सब ग्लासवेयर और इक्विपमेंट्स को बहुत प्रॉपर्ली चेक करके यूज करना चाहिए। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। हमारा ऑप्शन यही करेक्ट है इसमें। बाकी हमारा वर्क विद हैजार्डस एंड केमिकल इन द पैक रूम बिल्कुल सेफ्टी के अगेंस्ट है। रिटर्न एक्सेस अनयूज्ड केमिकल बैक इनटू द स्टॉक बॉटल्स, ये इससे हमारे जो प्योरिटी है स्टॉक मटेरियल की वो खराब हो सकती है। ये भी गलत मेथड होगा। प्योर वाटर इनटू कंसंट्रेटेड एसिड बेस टू प्रिपेयर डाइल्यूट बेसिस टू प्रिपेयर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ये भी कुछ मेजरमेंट्स के साथ होना चाहिए। अगर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने तो ये भी हमारा सेफ्टी मेजर के अगेंस्ट बात होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द गिवन इक्वेशन शो अ पेट्रोकेमिकल एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारा अगेन एडिशनल पॉलीमराइजेशन हो रही है। अगर आपको ये कंपाउंड याद हो, इसको स्टाइरीन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मोनोमर एंड द पॉलीमर शो इन द गिवन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ये मोनोमर हमारा स्टाइरीन ही एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और ये पॉलीस्टाइरीन बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज दैट। अच्छा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में हमारे पास जो सैंपल है उसमें से लाइट पास होती है और हमें एक स्पेक्ट्रम हासिल होता है। सिर्फ मोस्टली लाइट इसमें से पास हो जाती है, कुछ एरियाज हमारे स्पॉट हो जाते हैं। तो मोस्टली इसका जो बैकग्राउंड होता है वाइट होता है। तो अगर हम इसे स्पेक से देखें, अगर व्हेन लाइट इज पास थ्रू द हॉट सॉलिड, खैर इसमें से तो सैंपल हमारा नॉर्मली लिक्विड्स या सॉल्यूशन है, कंटेन अ ब्राइट लाइट अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, ये तो अपोजिट बात हो गई। कंटेन अ डार्क लाइन अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड, हाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, इन द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द इलेक्ट्रॉन विच इज मोस्ट इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द टारगेट एटम मॉलिक्यूल इज नॉन बॉन्डेड एट इलेक्ट्रॉन। हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इनर इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर नहीं होंगे। सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, ये नहीं हो सकता। आइसोलेटेड पाई बॉन्ड्स, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि आइसोलेटेड पाई बॉन्ड्स बहुत इजीली ब्रेकेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, गिवन द इज द इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटिक एसिड, द डबल हेडेड एरो शो ब्रॉड बैंड, ये हमारा इसकी बात हो रही है। एब्जॉर्ब विच इज केस बाय, ओके कॉज बाय सॉरी। तो अगर आपको याद हो, जो 3000 के अप्रॉक्स एक ब्रॉड सी पीक बनती है वो हमारे OH ग्रुप की बनती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थैंक यू।